एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट का एग्ज़ाम जो हमारा पिछली बार जुलाई में हुआ था। उस एग्ज़ाम में सीडीपी के पोर्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में सीडीपी के पोर्शन से हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आज की इस वीडियो में जो बचे 15 क्वेश्चन हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पढ़ाई तो आपने अच्छे से कर ली होगी, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बाकी है। तो आई होप आपको मदद मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो मेरे पास बुकलेट था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए कि पिछली बार वीडियो में मैंने शेयर किया था 15 क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस और हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग की तैयारी और अच्छे से बेहतर हो सके। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि सीटेट में पिछली बार सीडीपी से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। भौतिक वृद्धि और विकास, विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो भौतिक वृद्धि, फिजिकल ग्रोथ एंड विकास, डेवलपमेंट, ये शीर्षगामी अवरोही क्रम में होता है और जो हमारा विकास होगा वो समीपस्थ आंतरिक से बाहरी की तरफ होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। पिछली बार ज़्यादा करके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस क्वेश्चंस का पूछने का अभिप्राय है प्रारंभिक बाल्यावस्था में बुद्धि किस प्रकार की होती है और बच्चे की सोच किस प्रकार की होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि किस प्रकार की होती है और सोच किस प्रकार की होती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड में वृद्धि जो होती है वो स्थिर होती है, ठीक है, और सोच उनकी जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होती है, ईगो सेंट्रेशन, समझ रहे हैं ना। और जबकि मध्य बाल्यावस्था में अर्ली चाइल्डहुड में ये हो गई और मिडल चाइल्डहुड में उनकी वृद्धि जो होती है वो धीमी होती है और जो उनकी सोच होती है वो तार्किक हो जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन प्री ऑपरेशनल थॉट के बारे में ये पूछा गया है, तो उसमें ये हो जाएगा कि केंद्रियन, ये हमारा क्वेश्चन कि ये पूछ रहा है ना कि किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति, तो ऐसी प्रवृत्ति केंद्रियन में ही होती है जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषताओं के आधार पर। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? केंद्रियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या हो जाएगा? अगर आप अधिगम में आकलन कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य आपका क्या होगा? विद्यार्थियों की प्रति पुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग करके उसके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। अगर आप आकलन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, उसे रिजल्ट दे रहे हैं कि वो अपने अगली बार नेक्स्ट बार में अपने अधिगम में सुधार कर सके और अच्छा रिजल्ट ला सके। तो अधिगम में आकलन का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि हम बच्चों को उनका रिजल्ट दें और उनको बताएं कि वो किस तरह की कमियां कर रहे हैं और किस तरह से वो अपने आप को विकसित कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट बार वो अपनी कमियों को दूर करके और अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो सब पहेलियों के हिसाब से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो किस उम्र के बच्चों को आप पहेलियों, किस्से, कहानियों के थ्रू पढ़ाएंगे? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं 7 वर्ष। 7 वर्ष मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कहानियों और चुटकुलों के थ्रू, ताकि वो उस कॉन्सेप्ट को खेल खेल में समझ लें। 12 वर्ष ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 वर्ष ये तो सेंसरी मोटर का है और 3 वर्ष ये तो सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज का है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। सही हमारा क्या हो जाएगा? 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैरल गिनगन ने कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कोलवर्ग के नैतिक सिद्धांत के विकास की आलोचना किस लिए हुई है? तो यहाँ पर हो जाएगा कि नारीवादी दृष्टिकोण से इन्होंने जितने भी अपने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं सब पुरुषों पर दिए हैं, तो इन्हें यहाँ पर जेंडर बायसनेस दर्शाते हैं ये अपने नैतिक विकास में, तो इसलिए इनकी नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की गई है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं डैश महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो शैशवावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं? प्राथमिक मतलब बच्चा घर परिवार अपने माँ बाप से सबसे ज़्यादा सीखता है,
और दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक मतलब स्कूल कॉलेज उसके आसपास के पड़ोसी पर्यावरण से वो अच्छी तरह से सीखता है। तो शैशवावस्था में समाजीकरण की सबसे अच्छी जो महत्वपूर्ण है वो प्राथमिक है, और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्था है वो माध्यमिक है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ, लेखन से संबंधित विकार, आप लोगों को पता ही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन हम चेक करते हैं। एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता है कि अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया मतलब लेखन संबंधित विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? जो प्रतिभावान बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, उनको तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? त्वरण गतिवर्धन। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन निगेटिव हैं तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, और जो हमारा पॉजिटिव है उसको हम सही टिक करेंगे। तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी होती हैं? स्वालीनता मतलब टिपिकल कैरेक्टराइज वाले बच्चे जो खुद में लीन रहते हैं और किसी बात को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। तो पहला ऑप्शन, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। जी नहीं, ये गलत है। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, ऐसी क्षमता नहीं होती है इनमें। उन्नत सामाजिक भावनात्मक परिपक्वता बिल्कुल नहीं होती है। ये खुद में ही अपने लीन रहते हैं और किसी चीज़ को वो जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हम देखेंगे, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। जो स्वालीनता वाले से ग्रसित बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं और जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं को दिशा में काम कर रहा है उन्हें चाहिए कि वे टीचर्स जब आप टीचर्स की तरह समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, सबको इंक्लूड करके आप क्लासेस को चला रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे पहला ऑप्शन पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, दूसरा विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, तीसरा अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, चौथा विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो ये बिल्कुल निगेटिव है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे। और एक समावेशी कक्षा के ऑर्गेनाइजर होने की वजह से, टीचर होने की वजह से आप पाठ्यचर्या में अनुकूलन करेंगे, बिल्कुल सही। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करेंगे, बिल्कुल सही। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करेंगे, बिल्कुल सही। तो तीन ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सही क्या होगा? फर्स्ट 4 और फर्स्ट 2 3। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, जो विद्यार्थी हैं अलग अलग परिवेश से आ रहे हैं, उनकी सीखने की अलग अलग शैलियाँ हैं, तो उनको आप किस तरह से क्लास में देखोगे? को शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल भी निगेटिव है ये। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ये पॉजिटिव है और बिल्कुल सही है। बाकी दोनों ये निगेटिव है तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, और सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आदर्शन वाले क्वेश्चन हैं ये। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, बिल्कुल सही। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए हम विद्यार्थियों को विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। इसका कारण क्या हो जाएगा? आदर्शन तो सही है, रीज़न क्या हो जाएगा? जब विद्यार्थी विभिन्न मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं, बिल्कुल सही। ये पॉजिटिव है। जब बच्चे ग्रुप में सीखेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखेंगे, तो उनकी सोच और भी ज़्यादा रचनात्मक होगी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है, तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? आपके अधिगम का सबसे प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? तथ्यों को रटना, बिल्कुल गलत, निगेटिव। यंत्रवत याद रखने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट करना, बिल्कुल गलत। आप केवल रट कर याद कर बच्चों को नहीं सिखाएंगे। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल। कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तीनों निगेटिव वर्ड्स हैं, तो इन पर हम ध्यान नहीं देंगे। टैग वर्ड्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो हमारा सही ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, आपने 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सबसे ज़्यादा बच्चा किस तरह से सीखेगा? तर्कसंगत से अवमंजस की ओर बढ़ती है, गलत। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सही ऑप्शन है। क्योंकि जब आप इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे, सामान्य जो बच्चा उसे आ रहा है उससे स्टार्ट करके जो नहीं आ रहा है उस तरफ जाएंगे, तो अच्छे से सीख सकेगा।
तीसरा अमूर्त से मूर्त की ओर, बिल्कुल ये तो उल्टा है, गलत है। जटिल से सरल की ओर, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये रहा हमारे 15 क्वेश्चन सीडीपी के पोर्शन से। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कितना हुआ है। ये पिछली बार के बुकलेट से क्वेश्चंस थे, तो अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया है, 13 से 14 किया है, तो इसका मतलब आपका सीडीपी पोर्शन तैयार हो चुका है। और अगर इससे कम है तो आपको और अच्छे तैयारी करने की अभी ज़रूरत है। अभी आपके पास टाइम है, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आई होप हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। और हाँ, लास्ट बार कि अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा।